हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर जो भी आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो सडनली वहाँ से आपकी इनकम बंद हो जाए तो आप कितने दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं नियर फ्यूचर में। अगर आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो। आपकी जो डिपेंडेंसी है वो फ्यूचर अर्निंग पे बहुत कम से कम होनी चाहिए। हाँ, फ्यूचर इनकम बनी रहनी चाहिए, अगर वो इनकम बंद हो जाती है तो आप सर्वाइव कर जाने चाहिए। ठीक है, तो फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए 3 चीज़ों को बहुत ध्यान देना है। पहला है आपकी सेविंग, दूसरा है एडवोकेट प्रोटेक्शन, इसमें सारे आपके हेल्थ इंश्योरेंस आ जाते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टिंग राइट, आप अमाउंट को इन्वेस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिंग से आपका मनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता है कंपेयर टू सेविंग या एफडी में रखने से। बात करते हैं सेविंग वेल का मतलब क्या है यहाँ पे। तो सेविंग वेल का मतलब ये है कि जैसे आपकी 10,000 रुपीज़ सैलरी है मंथली, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले हम 10,000 में एक पोर्शन अलग रख लेंगे इन्वेस्टिंग के लिए या सेविंग के लिए, बट देन हम एक्सपेंडिचर पे जाएंगे, अपने डेली बेसिस के एक्सपेंडिचर पे खर्च करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे बढ़िया रहता है रूल 20-20 और 60 का रूल फॉलो करना, कि जो भी आपकी इनकम है, सपोज आपकी इनकम 1 लाख रुपए है तो 20,000 आप सेविंग के लिए रखें, 20,000 आप इन्वेस्टिंग के लिए रखें, और जो 60,000 रुपये है उसको आप कहीं पे अपने डेली बेसिस के एक्सपेंडिचर पे, डे टू डे लाइफ के एक्सपेंडिचर के लिए यूज करें। ये सेविंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। दूसरा है प्रोटेक्शन। क्या कौन कौन से प्रोटेक्शन आपको लेने चाहिए? तो सबसे पहला आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? तो जो भी आपकी इनकम है उसका 15 से 20 टाइम्स। तो सपोज आपकी इनकम 10 लाख है ईयरली, यहाँ पे ईयरली की बात हो रही है। ठीक है, तो उसका आपको 20 गुना लेना है, मतलब 20 लाख रुपए। ठीक है, कि आपको अगर बाय द वे कुछ हो जाता है तो फैमिली आपकी कम से कम 5-6 महीने या 1-2 साल तक सर्वाइव कर जाए आपके लिए गए प्रोटेक्शन मनी से। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली है, इंडिया पे होता जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट बढ़ती चली जा रही है, आपको भी पता है। तो हेल्थ कवर बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और ये 5 से 10 लाख रुपए का पर पर्सन के हिसाब से होना चाहिए। और लास्ट में इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड जैसे आपको इमरजेंसी में किसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है पैसे की, तो आप जो इमरजेंसी फंड है उसको आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा रहेगा कि जो भी आपका पैसा है, सपोज आपने 1 लाख इमरजेंसी के लिए आप बचा के रखा है, तो उस 1 लाख को अगर आप लिक्विड फंड में रखते हैं तो वो 6 से 7% की रेट से ग्रो होगा। तो आपका यहाँ पर डुअल फ़ायदा हो जाएगा। एक तो आपकी इमरजेंसी फंड भी तैयार हो जाएगा, ऊपर से टाइम के हिसाब से इमरजेंसी फंड की ग्रोथ बनी रहेगी। लास्ट में टॉपिक है आपका इन्वेस्टिंग राइट। इन्वेस्टिंग राइट से क्या मतलब है? तो इन्वेस्टिंग राइट का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको गोल आपको पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट किस लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे रिटायरमेंट के टाइम में 1 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए, तो फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपको सजेस्ट किया कि आप 10,000 रुपीज़ के SIP कर लीजिए 30 साल के लिए, तो आपको 1 करोड़ का कॉर्पस और उससे ज़्यादा कॉर्पस आपका क्रिएट हो जाएगा। सपोज उसने इस टाइप का एक आइडिया बताया, बट आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो चूंकि ये आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है, तो अगर आप इससे विड्रा करते हैं तो आपका जो फाइनेंशियल गोल होगा वो आपका अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए आपको गोल बेसिस इन्वेस्टिंग करने चाहिए। आपको पहले गोल क्लियर होना चाहिए कि किस लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चाइल्ड एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, बेटी की शादी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उन सारी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो रीजनेबल होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में कोई जादू नहीं है कि आपने 100 रुपये डाले और 1 करोड़ हो गए। ठीक है, तो इस टाइप के एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं तो वो आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है रीजनेबल होना चाहिए। उसके बाद आपको इम्पैक्ट ऑफ टैक्स भी देखना पड़ेगा, इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट देखना पड़ेगा कि जो चीज़ आज की 10,000 की है वो 10 साल बाद 10,000 की नहीं होगी, तो उसका उस हिसाब से आपको इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड वो आपको रिटर्न देते हैं 12% से ज़्यादा। कोई भी म्यूचुअल फंड नॉर्मली उठा के देख लोगे तो आपको वो लॉन्ग टर्म में 12% से ज़्यादा का रिटर्न बना देते हैं, और जबकि इन्फ्लेशन रहता है 6 to 8%। तो इन्फ्लेशन को बीट करने
में म्यूचुअल फंड काफ़ी हेल्प करते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं एसेट प्लस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कुछ चीज़ों का, जैसे कि आरडी और एसआईपी लगभग सेम होता है, बट आरडी में क्या रहता है, रिटर्न फिक्स्ड रहते हैं और एसआईपी में रिटर्न फिक्स्ड नहीं रहते। तो आप आरडी को एक ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए कि आपको एक स्ट्रेट लाइन तो मिलेगी ग्राफ में कि आपका पैसा बढ़ रहा है, स्ट्रेट बढ़ रहा है, डायरेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, बट उतना नहीं बढ़ेगा जितना एसआईपी में बढ़ेगा। एसआईपी में थोड़े से अप डाउन आपको मिलेंगे, बट एसआईपी का रिटर्न आपके आरडी के रिटर्न को काफ़ी ज़्यादा फेल कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपने 10,000 रुपये की एसआईपी आपने किया, 25 साल के लिए किया, अगर 4% आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो 4% के हिसाब से आपका 51 लाख का कॉर्पस तैयार होगा। वही अगर एफडी में रखते हैं, मान लेते हैं कि 8% एफडी में रिटर्न मिलता है, जो कि नॉर्मली आज की डेट में नहीं मिलता, बट फिर भी हम 8% को लेकर चलते हैं तो यहाँ पे 91 लाख का कॉर्पस आपका क्रिएट हो जाएगा। वही अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मल से नॉर्मल म्यूचुअल फंड, बेकार से बेकार म्यूचुअल फंड 12% को आपको रिटर्न नॉर्मली दे ही देता है, और उसमें 1,70,00,000 का कॉर्पस हो जाता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि एसआईपी में इन्वेस्ट करने का क्या बेनिफिट रहता है। थोड़ा सा और कंपेयर कर लेते हैं, इसमें कंपेरिजन बिटवीन चतुर और रेंचो का हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है। बोथ स्टार्टेड इन्वेस्टिंग द सेम अमाउंट, ओनली डिफरेंट एज का यहाँ पर डिफरेंट है। क्या लिया है हमने कि दोनों ने एसआईपी 5,000 रुपये पर मंथ किया है, एसआईपी की टेन्योर 25 साल है, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पे आ जाता है 15 लाख, ठीक है। तो जो रेंचो है, ठीक है, उसने इन्वेस्ट किया 25 साल की एज में, तो उसका कॉर्पस 264.33 लाख क्रिएट हुआ। और वही जो हमारा चतुर है उसने 35 की एज से स्टार्ट किया, ठीक है, और उसका कॉर्पस सिर्फ 85 लाख क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे टाइम और ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट स्मॉल। देखो म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 100 रुपीज़ पर मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, इतना ज़्यादा है, जो कि आपके अगर महीने में एक बार भी आप बाहर गए ना, तो बाहर का खाना आपका 1400-1500 रुपये पड़ जाता है अगर फैमिली में एक बार भी गए, ठीक है। और कॉस्ट पर ईयर आप अगर जोड़ते हैं तो वो 18,000 के आसपास पड़ता है, और 30 साल का आपका ये 5,40,000 का पड़ता है। और जो अगर इसी को आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये 46 लाख का कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि पिज्ज़ा महंगा पड़ता है, बट इन्वेस्टिंग आपको सस्ता पड़ता है। दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में जनवरी 2020 में किसी ने इन्वेस्ट किया है टिल दिसंबर 2022 तक का, ठीक है। तो इसमें आप जब वही देखते हो इन्वेस्टमेंट, तो बीच बीच में कितनी फिनामिना यहाँ पे अप्लाई हुए। बीच में वार भी आया, गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट आपकी चेंज हुई थी 2004 में, यूपीए गवर्नमेंट आई थी, ठीक है। तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। कोरोना आया था, ठीक है, रिसेशन आया था, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर आए थे। बट 10,000 की एसआईपी आपका 12.98% का जो रिटर्न निफ्टी 50 ने दिया था, वो आपका जो कॉर्पस बना रहा है वो 1.53 करोड़ बना रहा है। तो आप समझ सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप में किसी को इन्वेस्ट करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब किए। थैंक यू वेरी मच।